Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is your teacher Miss Sana and here I am with your lecture number 2 of chapter 2 chemical combination. ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल कॉम्बिनेशन और उसके लॉज के बारे में पढ़ा था और फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी किया था, उसकी एग्जांपल, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था हमने उसको स्टडी किया था. अब हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है इस सेशन का वो है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हैं जहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता. जैसे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट या एटम जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है और जब उसकी फिजन होती है, उसकी न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन होती है, तो उसके अंदर ये होता है कि वो अपने से छोटे मास के एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ मास जो है वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है, इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन के दौरान मास जो है वो चेंज हो रहा है. अच्छा, जो मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उसे हम आइंस्टाइन इक्वेशन E=mc² से मॉनिटर करते हैं, जिसके अंदर E हमारे पास एनर्जी है, m मास एंड c इज स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज़ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर. यहाँ आपको इस इक्वेशन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है ना, आप इसको इतना ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे फिज़िक्स में या न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो फर्दर आपके कोर्स में आएगी तो आप उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. फ़िलहाल आप सिर्फ इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ये समझ लें कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस इस तरह के होते हैं जहाँ पर एक एलिमेंट या एक एटम जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है और जब उसकी न्यूक्लियर फिजन होती है तो वो अपने से छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है या अपने से छोटे एटम्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोसेस जारी रहता है. यानी कि जो एटम्स बन गए उस बड़े मास से उनका मास कम होता है और कुछ एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है, फिर मज़ीद उनकी जो है वो फिजन होती है. तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एप्लीकेबल नहीं है. तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस लॉ की. इसके अलावा जो हमारे ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वहाँ पर हम फिर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वो वैलिड ही समझते हैं और वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल भी है. चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ विच इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. फ्रेंच केमिस्ट लुइस प्रॉस ने जो है वो इस बात को स्टडी किया कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स अपने फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स्ड रेशियो के अंदर होते हैं और वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो सकता नो मैटर फ्रॉम व्हाट सोर्स ऑफ दैट एलिमेंट और दैट कंपाउंड इज. स्टेटमेंट ये कहती है द डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास. इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह का कंपाउंड, जो मैंने पिछले उस इंट्रोडक्शन में बता दिया कि किसी भी तरह का आपके पास कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स जो है बाय मास या बाय नंबर ऑफ मोल्स भी एक दूसरे के साथ जिस रेशियो में है वो हमेशा उसी रेशियो में रहेंगे, चाहे आप उस कंपाउंड का सैंपल जो है वो किसी भी जगह से ले लें. इसकी एग्जांपल डेफिनेशन जो है वो मैं सिंपली वाटर से दूंगी. वाटर के अंदर हमारे पास जो है वो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है. हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, हमेशा वाटर के कंपाउंड की या वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन के होंगे और 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन का होगा. इसी तरीके से इनकी जब एटॉमिक मास की हम बात करते हैं तो वाटर की मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटॉमिक मास जो है वो हाइड्रोजन का 2 ही होगा और ऑक्सीजन का जो है वो 16 ही होगा. और जब आप इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये 1:8 होगा. यानी कि आप वाटर को कहीं से भी ले लें, वाटर का हमेशा जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा. ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन है. इसके अलावा यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि परसेंटेज जो है वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन की 11% होता है और ऑक्सीजन जो है वो 89% प्रेजेंट होता है. No matter what a source of water, either it is tap water coming from rainfall or any river coming from sea or ocean or it is from rain. जिस भी तरह का पानी होगा, जिस भी तरह का सैंपल होगा, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से पानी को अगर ले लें तो उसके अंदर वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसकी कॉम्पोजिशन में हमेशा हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका रेशियो 1:8 ही होगा.
ठीक है। दूसरी एग्जांपल आप ले लें विनेगर की। जैसे विनेगर है, उसके अंदर हमारे पास कार्बन के 2 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम्स होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। अब ये विनेगर को अगर आप सिंथेटिक विनेगर यानी कि आप लैब में अगर विनेगर बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा जो है वो इन 3 एटम्स की यही कॉम्पोजिशन रिक्वायर्ड होगी। अगर आप कार्बन को 3 एटम ले लें और आप अपनी मर्जी से हाइड्रोजन के जो है वो 2 एटम्स ले लें, जबकि ऑक्सीजन जो है आप 1 एटम ले लें, तो कभी भी आप विनेगर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। You always have to require these fixed ratio of atoms present in the compound or formula of vinegar. Similarly, NaCl which is table salt, आप table salt की कोई भी सैंपल ले लें, हमेशा इसके अंदर 1 मोल ऑफ Na यानी सोडियम एंड 1 मोल ऑफ Cl यानी क्लोराइड ही प्रेजेंट होगा। अब ब्रेजिलियस वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो है वो लेड सल्फाइड की फॉर्मेशन की फ्रॉम लेड एंड सल्फर। अब लेड सल्फाइड के अंदर जो उसका जो मास है 11.56, हमने यही कहा स्टेटमेंट में भी कि हमें जो भी कंपाउंड होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं। तो लेड सल्फाइड जो फॉर्मेशन होती है उसका मास होता है 11.56 और उसके लिए हमें 1.56 ग्राम सल्फर और 10 ग्राम लेड ही की ज़रूरत होती है। उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने दोनों रिएक्टेंट को बारी बारी चेंज किया, यानी कि एक्सेस अमाउंट दोनों की ली 1 by 1 और फिर उन्होंने देखा कि क्या होता है। तो इससे जो है ना ये जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये प्रूव हुआ। कि आप ये देखें फर्स्ट रॉ में हमारे पास 10 ग्राम लेड है, 1.5 ग्राम सल्फर है और 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड, यानी कि ये फिक्स्ड और बिल्कुल डेफिनेट रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, अगर आप लेड की क्वांटिटी को बिल्कुल सेम रखें और उन्होंने क्या किया कि सल्फर की क्वांटिटी को बढ़ा दिया और 3 ग्राम सल्फर ले लिया, लेकिन इसके नतीजे में भी क्या हुआ, लेड सल्फाइड की तो मास कितना होना था, 11.56 ही होना था, तो वो लेड सल्फाइड 11.56 ही बना और जितना सल्फर ज़्यादा था वो सल्फर जो है वो लेफ्ट ओवर यानी बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास जो है वो अलग से आ गया। इसी तरीके से जब उन्होंने लेड को 18 ग्राम ज़्यादा लिया और 8 ग्राम ज़्यादा लिया, यानी 10 ग्राम रिक्वायर्ड था, उन्होंने 8 ग्राम ज़्यादा लिया और उसके अलावा जो सल्फर है वो उन्होंने जितना रिक्वायर्ड था 1.56 ग्राम उतना ही लिया। तो उसके नतीजे में भी जितना लेड सल्फाइड बनना था 11.56 उतना ही बना और जो रिएक्टेंट एक्सेस में था लेड और जितना एक्सेस में था 8 ग्राम वो उतना जो है वो हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट आउट हो गया। तो इससे ये क्या प्रूव हुआ, ये लॉ प्रूव होता है कि हमें जितना जो भी कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पर लेड सल्फाइड है तो इसका ग्राम 11.56 है, तो आप रिएक्टेंट को जितना भी ज़्यादा कर लो उसको जितने ग्राम में बनना होगा उसके लिए जितने एलिमेंट्स की जितनी प्रोपोर्शन की नीड होगी वो उतने ही लेगा और उतने ही प्रोपोर्शन से बनेगा, आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। या इसके अलावा आप किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से जब हासिल करते हैं तो उसकी प्रोपोर्शन में उसके जो एलिमेंट्स की प्रोपोर्शन है उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता, वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिक्स प्रोपोर्शन में ही रहते हैं। The lecture ends here and I hope that you have learned this wisely. We'll meet you soon in the next session. May you have a great day. Allah Hafiz.